गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर जी की पाठशाला। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि कूलॉम का नियम क्या होता है और कूलॉम के नियम के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको एक बात ये बताया था कि अगर दो आवेश हैं, जैसे एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, दो आवेश हैं, दोनों आवेश को जब समीप लाते हैं तो या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल्स करेंगे, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल्स करेंगे। जैसे अब ध्यान दिएगा, जैसे हमने माना कि इसके चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका चार्ज की वैल्यू बहुत कम है। इसका प्रभाव इस पर, जिस पर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसे स्रोत कहा जाता है, और जिस पर आवेश की वैल्यू बहुत कम होती है उसे हम लोग या परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। इस पर आवेश का मान कम है, इस पर आवेश का मान ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके कारण विद्युत प्रभाव का मान बहुत ज्यादा होगा, इसके कारण विद्युत प्रभाव का मान बहुत ही कम होगा। अर्थात हम परीक्षण आवेश के कारण जो विद्युत प्रभाव होता है उसको हम लोग कैसा मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो जैसे तो इसके पास ला रहे हैं, या तो यह अट्रैक्ट होगा या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्स होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने माना ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। सपोज दैट जैसे पास लाया अट्रैक्शन किया और दूर ले गए, अब अट्रैक्शन किया लेकिन प्रभाव कम हो गया। हम थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दिए लेकिन प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और बढ़ा देंगे, अब भी करेंगे लेकिन प्रभाव और कम हो जाएगा। मतलब ये कि इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके कारण यह ऑब्जेक्ट या चार्ज हो रहा है या तो रिपल्स हो रहा है, तो किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्रोत आवेश जिसके अंतर्गत कोई अन्य धन परीक्षण आवेश स्थिर वैद्युत बल के प्रभावों को अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र नाम से? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो स्रोत आवेश होता है, जो ये वैद्युत क्षेत्र होता है, यह स्रोत आवेश का एक प्रकार का गुण होता है, नहीं होती है, गुण में आता है। लेकिन आगे टॉपिक और होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, मतलब ये कि इस स्रोत आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का कितना प्रभाव है। हम तो ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा है बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा बहुत कम, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। जब मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे तब ऐसे कंडीशन में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। प्रति एकांक, ध्यान दीजिएगा हमने सारी परिभाषाएं यहाँ पर लिखी भी है, आवश्यकता पड़ने पर आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर के कारण कार्यरत स्थिर वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सदिश निरूपण होता है वह वेक्टर ई होता है, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है। यहाँ पर सारी परिभाषाएं लिखी गई है, आप देख सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य अर्थात स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखा गया है, किसी स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश के प्रति एकांक मान पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने एक टॉपिक और बताया परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश, तो यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश को भी डिफाइन किया है। तो देखिएगा लिखा क्या है, हमने लिखा है जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, जिस आवेश हमें इसके कारण ज्ञात करना था, इस पर ज्ञात करना था, तो ये मेरा स्रोत आवेश हो गया।
और स्रोत आवेश पर आवेश की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। तो लिखा गया है जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है उसे स्रोत आवेश कहा जाता है। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जिस बिंदु आवेश पर यहां पर के कारण है, यहां क्या है आपका के कारण, के पर है, ठीक। जिसके कारण ज्ञात करना होता है स्रोत आवेश, जिस आवेश पर ज्ञात करना होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा काल्पनिक आवेश होता है, इस बात विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन हमने वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को नगण्य माना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें दो भौतिक राशि कहीं पर है, भौतिक राशि के कारण ही अध्ययन करना है तो अगले के नगण्य माना जाता है। जैसे अगर दो व्यक्ति आपके सामने बात कर रहे हो और आपसे ही एक साथ ही बात कर, अगर दोनों की बातों को सुनना हो तो आप कहें क्या, एक को रोकेंगे, अगला बोलेगा, तब आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। अगर दोनों व्यक्ति एक साथ एक ही समय में बोलते हैं तब आप दोनों, इसलिए परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को माना जाता है, इसलिए परीक्षण आवेश को काल्पनिक आवेश की भी संज्ञा दी जाती है। इस बात का विशेष देना। और इंपॉर्टेंट परीक्षण आवेश होता है, इसको हमेशा धन आवेश ही माना जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें हो गई, किसकी ओर चलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। पर हम लोग ने ये बात किया, देखिए यहां लिखा जा सकता है, नेक्स्ट डी आपका है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने यहां पर माना कि एक हमारे पास ये कौन सा चार्ज है, स्रोत आवेश है, और दूसरा यहां पर मेरा परीक्षण आवेश है। एक स्रोत आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका स्मॉल आर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल आर है। तो यहां लिखा जा सकता है, हमने ये माना इस स्रोत आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश को हम लिख दे रहे हैं, यहां पर ये आपका स्रोत आवेश है, यहां पर ये आपका परीक्षण आवेश है। इस स्रोत आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर स्थिर वैद्युत बल जो काम कर रहा है वो क्या है, एफ है। क्या है, एफ है। क्या लिखा जा सकता है, अतः स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर क्षेत्र की तीव्रता, स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या थी,
परिभाषा ये था कि स्रोत आवेश के कारण प्रति एकांक बिंदु आवेश पर, प्रति एकांक बोला है ना, प्रति एकांक का मतलब जो बोला जा रहा है वो डाउन साइड होगा। प्रति एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल एफ दो बिंदुओं के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो आपका होता है स्मॉल के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। कूलॉम के नियम में हमने Q1 और Q2 कहा था, लेकिन यहाँ पर स्रोत आवेश है, परीक्षण आवेश है, स्रोत आवेश को स्मॉल क्यू, ध्यान दीजिएगा कि स्रोत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम लोगों ने एक बात और कहा था, जहां स्मॉल के इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के होता है। ये स्मॉल क्या है, ये क्या है, कैपिटल के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या फिर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। कैसे लिखा जा सकता है? अब देखो, जहां पर F है वहां पर ये वाले वैल्यू क्या रख देंगे, लिख देंगे। क्या लिखा जाता है, अतः E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो गई कैपिटल एफ की, फिर यहां लिखा है अपान में 1/क्यू नॉट, तो लिख सकते हैं 1 में क्यू नॉट मल्टीप्लाई में क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल आउट, तो यहां क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई क्यू अपान में आर स्क्वायर। हम यहां पर सारी बातों को लिख देते हैं। जहां कैपिटल के क्या है आपका, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का कैपिटल के क्या आपका माध्यम का परावैद्युतांक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। आर क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। अब देखो, दो फार्मूले आपके पास है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपका ये है। दोनों फार्मूले में छोटा सा अंतर है। जब किसी बिंदु आवेश पर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, यहां देखो परीक्षण आवेश का मान रखा गया है। जबकि कारण ज्ञात करना होगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहां पर कैपिटल क्यू लिखा गया है। के कारण में क्यों, क्योंकि के कारण में स्थिर वैद्युत बल का मान नहीं दिया रहेगा, और जब पर ज्ञात करना होगा तो वहां पर स्थिर वैद्युत बल F का मान दिया रहेगा। ओके, आइए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम लोग E का मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ, यहां पे इसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ई। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो आपका बल होता है
E बराबर होता है बल बटे में आवेश। बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। शॉर्टकट में न्यूटन पर कूलाम लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं विमी सूत्र के बारे में। ई की विमा, आप लोग सभी अक्षरों का ध्यान दीजिएगा कि किस भौतिक राशि को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर एक ही अक्षर, जैसे यहाँ पर ई से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके आगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में कैपिटल ई से हम लोग विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि किस अक्षर को प्रदर्शित करना है और किससे प्रदर्शित करना है और किस लिए प्रदर्शित करना है, ये सारी बातों को विशेष ध्यान देना है आपको। तो ई की विमा, न्यूटन की विमा होती है यम में एल टी इनवर्स है 2। कूलाम की विमा क्या होती है ए टी, क्या होती है ए टी। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यम में एल टी, ये ऊपर जाएगा इनवर्स 3, यहां पर ए इनवर्स। यह आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। सेम ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत भी होता है। वो क्या होता है उसको भी देख लीजिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे दो आवेश है यहां पर, एक आवेश यहां Q1 है, एक आवेश यहां पर Q2 है, एक आवेश यहां पर क्या आपका Q3 है। इन दोनों के बीच में यहां पर कोई तीसरा आवेश रखा है Q। ठीक, हमें इस वाले बिंदु आवेश पर सपोज दैट ये आपका P है, ठीक, P पॉइंट पे कोई तीसरा आवेश Q रखा है। इन तीनों आवेशों के कारण हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यह एक तरह का सिस्टम हो गया। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर बिंदु समूहों के कारण, बिंदु किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु समूहों के कारण कार्यरत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी, जैसा हमें ई पर ज्ञात करना है तो ये ई पी। यदि कहीं पर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेश समूहों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का परिणामी, परिणामी उस बिंदु आवेश पर अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण, जैसे पहला है P पर पहले के कारण, फिर यहां पर P पर दूसरे वाले के कारण, फिर P पर तीसरे वाले के कारण। ठीक है, तो फिर सुनिए, यदि कहीं पर किसी समूह, यदि किसी सिस्टम में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो किसी एक बिंदु आवेश पर शेष अन्य बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का परिणामी, जैसे इन सारे इस पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी क्या है ईपी का परिणाम, इस पर अलग अलग बिंदु आवेशों के अलग अलग, पहले के कारण EP1, दूसरे के कारण EP2, तीसरे कारण EP3, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले या फिर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी नियम को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। हमने यहाँ पर इस पॉइंट को, सिद्धांत को हिंदी में नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बल अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने इसको बहुत ही डिस्क्राइब करके बहुत ही विस्तृत रूप से इसको पढ़ाया है। आप लोग उसी लिंक में जाकर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स टॉपिक का नाम है, उसी नेम से लेक्चर भी है, आप वहां पर जाकर के इस लेक्चर को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस लेक्चर को हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, पहला प्रयास आप भी कीजिए, शायद आपको आंसर हमसे जल्दी से मालूम चल जाए, हमसे पहले आपको पता चल जाए। 5 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, यदि 5 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। मतलब कहा क्या गया है, आवेश की वैल्यू कितना रखा गया है, 5 माइक्रो कूलम, ठीक रखा गया है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बिंदु आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की गणना कीजिए। बल किस पर लग रहा है, बिंदु आवेश पर, और हमने अभी कुछ देर पहले बताया है कि जिस बिंदु आवेश पर बल लगता है उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, और परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो Q0E हमने पूछा क्या गया F, तो अब क्या हमारे पास या Q0 और E से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, तो आंसर इज राइट। जी हाँ, हमारे पास इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, सूत्र इक्वल F/Q0 से। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, F = Q0 × E। क्या लिख सकते हैं, क्या माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम को पहले कूलम में कन्वर्ट करते हैं। F = Q0, Q0 वैल्यू क्या है आपकी 5 × 10⁻⁶ है, और × 2 × 10⁴ इतने कूलम यहाँ पर है, इसका न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम आपका कैंसिल, 5 × 2 = 10 × 10⁻², ध्यान दीजिएगा, -6 और 4, यहाँ हो जाएगा 10⁻1 न्यूटन, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 0.1 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.1 न्यूटन। इट्स योर राइट आंसर। नाउ अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 12 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n की वैल्यू दिया गया 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स समथिंग, यही वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो यहां पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तेल की बूंद पर आवेश Q = N × E, समथिंग ये आएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में। सबसे पहला हम क्या फॉर्मूला बना लेते हैं, और जो न्यूमेरिक डाटा है उसको बाद में पुट अप करेंगे वहां पर। तो देखिए Q की वैल्यू क्या है, N × E होती है। का भार एक वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब E की वैल्यू आपको दिया गया है E = 3.96 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, अरे कूलम में संतुलन की अवस्था में है, में किसमें है, संतुलन की अवस्था में है, जबकि तेल का घनत्व रो, घनत्व को हमेशा रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू दिया गया 1.98 × 10⁻² किग्रा/क्यूबिक मीटर। पूछा क्या गया है, बूंद की त्रिज्या r = व्हाट, ये पूछा गया। तो देखिए ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम सवाल को लगा सकते हैं, कभी भी कोई दिया जाए, सबसे पहला काम सभी मात्रक को SI सिस्टम या MK सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा काम, दिए गए सभी डाटा को पॉइंट वाइज लिख लीजिए। और तीसरा काम, फिर पूछा क्या गया उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाकर लिख लीजिए। इसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अप्लाई होने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया,
क्या कहा गया है कि भार किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र का जो बल लग रहा है वह इसके भार के बराबर है। तो वी कैन राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी भाषा में प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वह बूंद के बराबर, तभी तो संतुलन की अवस्था में होगा जब यह बराबर होगा। Fe, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी दी गई है, इसके कारण यहाँ आपको हो जाएगा 12E कूलम। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, पहले एक फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे या फिर डायरेक्ट लिखते ही है, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। या फिर इसको लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई, कैसे, यहां से F इक्वल टू Q इंटू ई। हर बार Q नॉट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग Q का यूज करते हैं। और W की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, M इंटू जी। क्या लिखा जा सकता है यहां पर, M इंटू जी। अब हम यहां पर लिख सकते हैं Q इंटू ई। यहां क्या है, M क्या, मास, क्या है, मास। मास इक्वल टू क्या होता है, मास के बारे में आपको पता है कि मास इक्वल टू होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व को रो से, आयतन को कैपिटल V से इंटू जी। ओके, मास बराबर क्या होता है पता है ना, मास बराबर होता है घनत्व इंटू। तो फिर हम लोग यहीं पर अब इसी चीज को आगे सॉल्व करते हैं। फिर Q इंटू ई, Q इंटू, और रो की वैल्यू दिया गया है, रो की वैल्यू भी नहीं रख रहे हम लोग। V, बूंद कैसा होता है, गोलाकार, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहां पे वैल्यू लिखा है यहां लिख सकते हैं हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब देखो जो चीज हमसे पूछा, सभी फॉर्मूले लगभग अप्लाई हो गए हैं। अब हमसे जो पूछा गया उसको एक तरफ लिखते हैं, जो नहीं पूछा गया उसको दूसरी तरफ लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि r की पावर 3 इज इक्वल टू 3, आपका इधर आ जाएगा 3Q इंटू ई, 3Q इंटू ई अपान में 4, 3/4 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रो इधर आएगा, रो जी जो भी यहां पाए सब डिवाइड में हो जाएंगे। रो जी कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, और पाई है, पाई भी आपका डिवाइड में हो जाएगा। देखिए क्यू ई लिख जाएगा, जी डिवाइड में, रो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, पाई भी डिवाइड। अब इसी को लिख सकते हैं क्या हम लोग, आर की, क्यू की वैल्यू क्या है, एन इंटू ई। देखो एन इंटू ई अपान में ई 4G पाई। इसी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट को यहां से इरेज करते हैं। देखिए हम उसी क्वेश्चन को यहां पर आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए या r की पावर 3/4 को हम लोगों ने एक साइड कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू 12, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और e की वैल्यू ध्यान दिएगा, e की वैल्यू क्या है आपका 3.96 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई रो, रो की वैल्यू क्या है 1.98 इंटू 10⁻4 इंटू 1.98 इंटू 10⁻2। आगे देखिए, अब लिखा है जी,
जी का मान नहीं दिया गया तो हमने यहाँ पे 10 माना। क्या माना हम लोगों ने यहाँ पर 10। फिर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ऐसा हम लोगों ने कुछ वैल्यू को मान लिया, या फिर 22/7 कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ कटने लायक होगा तो उसे काट देते हैं। 1.98 2 जा 3.96, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो मल्टीप्लाई करने वाले होंगे उनको एक साथ कर लीजिए। देखिएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा, और 1.69 जा होता है 41 पॉइंट, यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3.14। इस तरह के जितने वैल्यू है यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए घात में सारे वैल्यू एक साथ 10⁻19, यहाँ पर 4 है प्लस 4, ये 2 ऊपर माइनस, इसकी घात 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग r⁻3। ध्यान दीजिएगा 3 चौक 12 4 3 42, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां आ जाएगा 28। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 10 -2 -1 हो जाएगा -22, ये हो जाएगा 10⁻18। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये वैल्यू हमारी 10⁻18 होगी, इस घात से बाहर जाने के लिए 6 कट जाना चाहिए, कट गया। अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप बताइए 3 9 जा 28.8 है 3.14, ठीक। आपको पता है अगर 31 बात करेंगे तो आएगा 93। जैसे 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30, मतलब इसकी वैल्यू 9 के आसपास में आनी चाहिए, 9 और 10 के बीच में। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14 है, इसकी वैल्यू 9.2 समथिंग ये मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10⁻18 मीटर। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। r⁻3 है, नाइन पॉइंट एट के पहले अगर कोई क्यूब है, ये घात 3 है तो यहां पर जाएगा ये घनमूल टाइप का। 9.8 के पहले का क्यूब होता है, एक पहला क्यूब है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27 काफी ज्यादा दूरी पर है, लेकिन 2 का क्यूब 8 के ये काफी समीप है। तो यहां पर ये वैल्यू समथिंग आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2 समथिंग। 10⁻18 है, क्यूबिक रूट है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻6 मीटर r। यहाँ लिख सकते हैं r हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2.2 माइक्रोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान देना, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स को अगर लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे सिंपलीफाई करके सॉल्व करते हैं। अगर सारे डिजिट को यहीं पहले रख दिए होते, पहले शुरू से रखते हुए चले आते तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती, लगातार कैलकुलेशन करना पड़ता। अब यहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले को एक जगह रख दिया, जिसको निकालना उसको अलग जगह रख दिया और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर हमारा आसानी से आ गया। आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी बातें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर आपका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पुराना लेक्चर या इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमारा सभी लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।
ओके, थैंक यू।